जय हिंद दोस्तों, सृजन द क्रिएशन पैशन फॉर परफेक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग बिजनेस स्टडीज़ की बोर्ड एग्जामिनेशन की स्पेशल सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। इस टाइम कन्फ्यूज़न ये है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन इस कन्फ्यूज़न को दिमाग में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस कन्फ्यूज़न से क्लियरिटी की ओर बढ़ के कुछ ना कुछ सीखने या समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा एफर्ट करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी स्टडी की हैबिट को, पढ़ाई की हैबिट को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि अभी आपका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? स्टडी करना, पढ़ाई करना। आप क्या हैं? एक स्टूडेंट हैं। तो इस तरीके से आप कुछ एफर्ट करते हुए अपनी बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम होने का चांस जो ज़्यादा है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर वो होते हैं तो आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाएँ, अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने देख लिया था कि वो मैनेजर को इंसाइटनेस प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर करता है, और ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कंटिंजेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर एक बार मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लागू किए गए, अप्लाई किए गए तो 100% सक्सेस मिलेगी या हम अपने टारगेट या गोल्स को अचीव करेंगे। बट ये है कि हमको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम ईजिली अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। हम लोग बात किए थे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दो मेन कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट क्या है? हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और फिर हमने बात किया हुआ था FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल पड़ता है। सबसे पहले हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फ्योल ने दिया हुआ है, उस 14 यानी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क आता है। इनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह काम आने वाले हैं, चाहे आप एजुकेशनल फील्ड में होते हैं, नॉन एजुकेशनल फील्ड में होते हैं, या आप फील्ड अपनी चेंज भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी जाते हैं, वहाँ पे भी आपको ये प्रिंसिपल्स काम आने वाले। सबसे पहले इन्होंने बताया कि डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए। मतलब एक बड़ा काम, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में बड़ा काम है तो उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। मैं एग्जाम्पल से आपको इसको क्लियर कर रहा हूँ, एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑटोमोबाइल मतलब बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो बाइक अगर कुछ ग्रुप ऑफ लेबर से पूरी बाइक कंप्लीट करने के लिए कहा जाए तो वो ग्रुप ऑफ लेबर्स टायर भी उसका बनाएंगे, इंजन भी उसका बनाएंगे, उसकी हैंडल, उसकी बॉडी भी पूरी तैयार करेंगे। ये सभी चीज़ें सारे ग्रुप ऑफ लेबर मिलके तैयार करेंगे। लेकिन अगर इसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टाइजेशन लाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ऑटोमोबाइल की कंपनी में जो एक टायर बनाने का डिपार्टमेंट अलग कर देंगे, इंजन बनाने का डिपार्टमेंट अलग कर देंगे, और उसकी बॉडी बनाने का डिपार्टमेंट अलग कर देंगे। फिर सभी को असेंबल करने के डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। तो इस तरीके से जो डिपार्टमेंट सिर्फ टायर बना रहा होगा वो टायर बनाने में एक्सपर्ट हो जाएगा, जो डिपार्टमेंट इंजन तैयार कर रहा होगा वो इंजन बनाने में एक्सपर्ट हो जाएगा, जो डिपार्टमेंट असेंबलिंग कर रहा होगा, मतलब सभी पार्ट्स को आपस में ज्वाइंट कर रहा होगा, वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जब डिवीज़न ऑफ वर्क, अगर हम किसी लेबर से कहें तुमको 5 बाइक बनाना है तो वो ज़्यादा टफ पड़ेगा इन कंपेरिजन टू उसको कहें कि तुमको 5 बाइक के लिए टायर्स तैयार करना है, तो वो ज़्यादा उसको ईजी पड़ेगा, क्योंकि उसको बार बार वही काम करना पड़ेगा, और किसी भी काम को बार बार करने से उसके अंदर एक्सपर्टाइजेशन या स्पेशलाइजेशन आता है। तो फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो पहला डिवीजन ऑफ वर्क है वो क्या ये कहता है कि आप पूरे काम को, यहाँ पे लिखा हुआ है होल वर्क डिवाइडिंग द होल वर्क इनटू स्मॉल सेगमेंट टू गेट स्पेशलाइजेशन। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना काम को क्या है, जरूरी है। पहला प्रिंसिपल। दूसरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है ऑर्डर करना या कमांड करना किसी को। अगर किसी को ऑर्डर करने का राइट ज़्यादा दे दिया गया, या ऑर्डर करने की कैपेसिटी किसी की ज़्यादा है, कमांड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको कुछ काम नहीं करना है, उसकी आंसरबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी को हम इंश्योर नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको क्या जवाब देना है इस बारे में नहीं तय कर रहे हैं, केवल उसको ऑर्डर क्या करना है ये अगर तय कर रहे हैं तो बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें मिसमैनेज होने लगेगी। तो फ्योल ने कहा कि अथॉरिटी, जो फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ये कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी देके रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर देना ये अच्छा नहीं है। जबकि अथॉरिटी, यहाँ पे लिखा हुआ मैच और बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आंसरबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए अगर किसी को कमांड करने या ऑर्डर करने का राइट दिया गया है तो यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर।
फिर उसके बाद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक किसी भी टारगेट या गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन यानी टाइमलीनेस, या इस जो भी अलॉटेड टाइम है उसमें काम को कंप्लीट करना है या उसको फॉलो करना, जो भी रूटीन वर्क है उसको फॉलो करना जरूरी है। यहाँ रिस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट विच आर डायरेक्टेड एट अचीविंग ओबीडियंस, अप्लाइंग फुल एनर्जी फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन होना, एक फिक्स या सर्टेन टाइम होना हर एक चीज़ के लिए कि कौन सा काम कब या कौन किस टाइम ऑफिस आएगा, कौन मैनेजर का कितना आवर्स वर्क होगा, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आती हैं, इसको डिसाइड करना जरूरी है। फिर एक अगला जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। पहले मैं सिंपली इसको समझा देता हूँ क्या इसका मतलब है। यूनिटी ऑफ कमांड का बेसिकली मतलब होता है कमांड मेरी अथॉरिटी, अभी हमने बताया, तो कह रहा ऑर्डर्स और कमांड्स फ्रॉम अ सिंगल बॉस। कहने का मतलब किसी भी पर्सन को, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जो सबऑर्डिनेट हो, सबऑर्डिनेट का मतलब हो जूनियर वर्क करने वाला, और सीनियर जो सुपीरियर हो, जो भी सुपीरियर या जो भी बॉस हो उसके अंडर में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हो, एक एम्प्लॉय को एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक सबऑर्डिनेट या एक एम्प्लॉय को कई सारे सीनियर, सुपीरियर या कई सारे बॉस ऑर्डर कर रहे हो, तो इससे वो कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। पहला यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉमन डायरेक्शन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यह होता है कि हर डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिक एक टारगेट बनाया जाना चाहिए कि वो पूरा डिपार्टमेंट मिलकर एक टारगेट की तरफ मूव कर रहा हो या लीड कर रहा हो, और वो टारगेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर रहा हो। मतलब उसका क्या हो, सब पार्ट हो। ऑर्गेनाइजेशनल गोल का सब पार्ट उसके डिपार्टमेंटल टारगेट्स होने चाहिए, और डिपार्टमेंटल टारगेट्स सभी एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहता है, कह रहा है इट इंसिस्ट वन बॉस फॉर वन सबऑर्डिनेट, एक एम्प्लॉय के लिए एक बॉस होना चाहिए। ये क्या कहता है कि एक यूनिट के लिए एक प्लान होना चाहिए, मतलब एक डिपार्टमेंट के लिए एक प्लान होना चाहिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन को खत्म करने का पर्पज है, कह रहा है द मेन पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड फिक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एम्प्लॉय। पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज टू डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ वन डिपार्टमेंट इन अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट डिपार्टमेंट। तो पूरे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे अगर बात करें यूनिटी ऑफ कमांड की, तो दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉयज विथ क्लियरिटी इन माइंड। अगर क्लियरिटी इन माइंड, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कहा जाता है कि अगर हम कन्फ्यूजियस माइंड के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, चाहे हमारा डिसीजन सही हो या गलत हो, लेकिन एक डिसीजन लेके उस पर सिंगल माइंडेड होकर काम करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड यही बताता है कि कन्फ्यूजन से दूर रखना एम्प्लॉयज़ को। और यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक यूनिट क्या काम कर रही है उससे रिलेटेड है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर अगर हम बात करें कि यूनिटी ऑफ कमांड कह रहा है कि दिस प्रिंसिपल्स रिजल्ट्स इन सिस्टमैटिक वर्किंग एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी बाय रिमूविंग कन्फ्यूजन एंड चोटिक कंडीशन। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन को ख़त्म करने का काम यूनिटी ऑफ कमांड करता है। और चोज वाली कंडीशन, चोटिक कंडीशन बता रहा है। चोज मतलब जो कन्फ्यूजन हो, बायसनेस हो, मतलब अस्त व्यस्तता को कम करने का काम क्या करता है, यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या करता है, दिस प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट पर्सनल। तो एक डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम, मतलब उसमें यूनिटी लाने का काम क्या करता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन करता है। आइए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। अगले प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई भी मैनेजर या कोई भी सीनियर अपने एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ को रियलाइज़ करा देता है कि जो भी वो काम कर रहा है उसका पर्सनल इंटरेस्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से एसोसिएटेड है, मतलब हम बिजनेस के टारगेट को जोड़ देते हैं किसी एम्प्लॉय के अपने पर्सनल या इंडिविजुअल टारगेट से, तो बहुत इफेक्टिवली इफिशिएंटली अपना काम करेगा। फिर रिमनरेशन ऑफ पर्सन्स, फेयर और एडिक्वेट वेजेस टू द वर्कर। अगर हम प्रॉपर या सफिशिएंट रिमनरेशन या रिटर्न या सैलरी या वेजेस पे कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ टेंशन फ्री होके
काम करेगा, नहीं तो उसके दिमाग में हमेशा अगर एडिक्वेट सैलरी नहीं पेमेंट कर रहे हैं, इनएडिक्वेट सैलरी है, तो उसके बार बार दिमाग में जॉब को चेंज करने की बात आती रहेगी। फिर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी डिसीजन लेना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या सेंट्रलाइज तरीके से डिसीजन लेना चाहिए या डिसीजंस जो है लेवल्स में बांट देना चाहिए। तो डिसीजंस अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइज्ड भी कहीं कहीं कुछ डिसीजन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ या इफ़िशियंसी को इंश्योर करता है या जो फ्यूचर प्लान्स को डिनोट करता है, वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड होना प्लान्स का जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन किसका, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ होना चाहिए। स्केलर चैन, लाइन ऑफ अथॉरिटी टू बी फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे स्केलर चैन का मतलब मतलब ये है कि एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए कम्युनिकेशन का। ऐसा ना हो कोई भी किसी को अपनी बात अगर कहना चाहे तो किसी भी मैनर में कम्युनिकेट कर सकता है। तो एक मैनर सिस्टम एक बनाना जरूरी है, कि स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है जो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन का होना चाहिए। फिर ऑर्डर की बात करें, अगर ऑर्डर का मतलब देखें तो ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी सामान या जो भी चीज़ें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो, उनके लिए एक प्लेस होना चाहिए। कोई भी टूल बॉक्स हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको रखने का एक प्लेस होना चाहिए, वहीं पे उस चीज़ को रखनी चाहिए। इक्विटी का मतलब होता है काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़। सभी एम्प्लॉयज़ के साथ इक्वालिटी के साथ बिहेवियर होना चाहिए। सारे मैनेजर्स का सारे वर्कर्स के साथ इक्वालिटी के साथ बिहेव करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब हो जाता है जो भी टाइम पीरियड वो जॉब करेगा, जितने भी, तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी एम्प्लॉय को ऐसा रियलाइज़ नहीं होना चाहिए कि उसको कभी भी टर्मिनेट कर दिया जाए, कभी भी उसकी जॉब चली जा सकती है। तो जॉब को खोने का डर अगर एम्प्लॉयज़ के अंदर रहेगा तो मन से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा एम्प्लॉयज़ की स्टेबिलिटी को इंश्योर करना चाहिए ताकि वो मन से काम कर सकें। इनिशिएटिव्स, हमेशा इनिशिएटिव को इनकरेज करना चाहिए। मैनेजमेंट जो भी मैनेजर्स होते हैं, कोई भी एम्प्लॉय चाहे वो सबऑर्डिनेट लेवल पे काम कर रहा हो चाहे जूनियर लेवल पे काम कर रहा हो, अगर कोई भी उसके मन में प्लान आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या सजेशन आ रहा है तो उसका वेलकम करना चाहिए। फिर लास्ट जो 14th कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो है स्प्लिट द कॉप्स। स्प्लिट द कॉप्स का मतलब होता है हमेशा हर एक इंडिविजुअल का या जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको टीम स्पिरिट में बिलीव करना चाहिए। कभी भी इंडिविजुअल अपने एफर्ट से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा एक टीम ज़्यादा वर्क कर सकती है इन कंपेरिजन टू एक इंडिविजुअल। ये 14 प्रिंसिपल्स की मीनिंग भी अगर आप दिमाग में रखते हैं तो इससे रिलेटेड केस स्टडी आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, वो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत कम टाइम में 10 to 15 मिनट्स में अपनी धीरे धीरे प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखे रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, चीज़ें अपडेट लेते रहें, पहले के वीडियोस को भी रिवाइज करते रहें और वीडियोस को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच।